कि वो 1 घंटे में मैक्सिमम डाइजेशन कर देता है। उसके बाद आप निकाल के ले आइए सैंपल को, बैलून मेकअप करिए फिल्टर करके, उसके बाद अपना चला लीजिए। इससे तो इसमें मेन जो ये पर्पस है जी। आई थिंक फॉर डिटेक्शन ऑफ लेवल ऑफ हेवी मेटल्स आई थिंक, हाँ। मोर सुटेबल वही न्यूट्रिएंट का भी कर सकते हैं आप, हैवी मेटल का भी करते हैं। लेकिन जैसे ही आप आर्सेनिक और लेड के केस में आएंगे, आर्सेनिक उसमें क्या होगा, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। क्योंकि आर्सेनिक के लिए क्या होगा, 2 चीजें होंगी। डायरेक्ट एनालिसिस आप करेंगे अगर उसका कोई सैंपल का, उसमें क्या होगा आपका, या तो 3rd फॉर्म की कर पाएंगे या 5th की। तो हम लोग उसको ऑक्सीडाइज करा के 3rd या रिड्यूस करा के चाहे 3rd से 5th में जाओ, 5th से 3rd में जाओ। तो इसमें KI और एस्कॉर्बिक एसिड जो आप पूछ रहे थे, KI और एस्कॉर्बिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको हम ले जाके एक फॉर्म में कर देते हैं तो टोटल आर्सेनिक एनालिसिस हो जाता है। उसके लिए सेटअप अलग से लगता है और वहाँ पे NaBH4 और 5% HNO3 देखिए हम जो है गैसियस फॉर्म में सैंपल को गैसियस फॉर्म जनरेट करते हैं और पीछे से यहाँ पे वो जो आर्गन की गैस है उसको हम यहाँ डायरेक्ट सैंपल के पास लगाते हैं तो वो उसको भी जाता है। फिर सैंपल को एक फिल्टर के ऊपर लगाते हैं तो फिल्टर होके गैसियस फॉर्म में वहाँ भी सैंपल गैसियस फॉर्म में ही इंटर कर रहा है। अच्छा प्रिंसिपल जैसे देखो मैं 3 चीज को अभी कोलेट करूंगा आपके सामने। जैसे यहाँ भी सैंपल गैसियस फॉर्म में ही जा रहा है, वहाँ पे जो लिक्विड इंजेक्टर है वहाँ पे लाइनर लगा होता है, वो भी क्या करता है, सैंपल को गैसियस फॉर्म में ही कन्वर्ट करता है। और वही प्रिंसिपल जो आपका अभी मैं इसमें आइए इधर, जैसे इधर एक सेप्टा लगा होता है उसके पास होता है लाइनर, ठीक है। तो हमारा कॉलम जो होता है वहाँ पे गार्ड कॉलम्स यूज होते हैं HPLC IC के लिए। कहाँ गए आप, हाँ वहाँ पे गार्ड कॉलम यूज है, यहाँ पे कैपिलरी कॉलम यूज होते हैं, ठीक है। कैपिलरी कॉलम में जैसे डिफरेंट साइज के होते हैं, 32 मीटर या थिकनेस उसका, और अंदर का जो पॉलीसाइलेक्सोन के बने कॉलम्स होते हैं, ठीक है। उसका भी जैसे हम अलग अलग टेम्परेचर पे उसका जो हम कंडीशनिंग करते हैं। जो आप बात पूछे थे, आपका भी एक क्वेश्चन था किसी का कि कैसे पता चलेगा कॉलम खराब हो गया। तो पहले पॉलीसाइलेक्सोन के बने कॉलम्स होते हैं। जैसे हम डेली 5 की बात करें तो उसका टेम्परेचर 320 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप कर सकते हैं। लेकिन कंडीशनिंग हम करते हैं जब मान लीजिए आपने बहुत सारे सैंपल चला दिए, यहाँ एक फायदा है कि हाई टेम्परेचर पर अगर आपने 30 मिनट चला दिया तो जो भी उसमें इम्प्योरिटीज हैं वॉश आउट होके वो निकल जाती हैं। तो लाइफ ज़्यादा होगी फिर उसकी? नहीं, तो उसमें जो है हाँ 4 से मतलब 5-6 साल तक यूज करते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर बीच में यूज करना पड़ेगा। 2 तरह की कंडीशनिंग होती है, एक हाई टेम्परेचर लो टाइम का, एक लो टाइम मतलब ये एक टेम्परेचर हाई समय के लिए। मतलब जैसे कि अगर आपने उसको 80 डिग्री पे 8-10 घंटे चला दिए तो भी धीरे धीरे लूट होता रहेगा। इसमें क्या करना है, आप मैक्सिमम टेम्परेचर बेरिंग कैपेसिटी कॉलम की 350 है या 320 है तो आप 310 या 320 तक आधे घंटे के लिए चला दिए। उसके बाद सॉल्वेंट का एक रन देंगे, चीजें होंगी धीरे धीरे वॉश आउट हो जाएंगी, आपका कॉलम फिर से तैयार हो गया एनालिसिस के लिए। और उसके बाद एक सॉल्वेंट करंट चला के आप देख लीजिए कि एस्माइन रेशियो जो हमारा जो बेसलाइन है वो क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर है और कोई इम्प्योरिटीज नहीं आ रही हैं, और पता कैसे चलेगा, जैसे ये सब आपने कर लिया उसके बाद भी कॉलम में आपके अननेसेसरी पीक्स आ रही हैं, इट्स मीन आपके कॉलम में कोई चीज़ फंसा हुआ है या तो फिर कॉलम लीड कर रहा है। क्योंकि उसका भी थर्मो स्टेबल होते हैं लेकिन इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। अगर जरूरत से ज़्यादा उस टेम्परेचर पर मेंटेन किए रहेंगे तो धीरे धीरे, इसीलिए कभी भी ये होता है ना कि लोग ये बोलते हैं, जैसे कोई भी इंजीनियर बोलेगा क्या कि भैया इसको आप बहुत ज़्यादा समय तक कंडीशनिंग मत करिएगा, बस यही उसका रीजन है क्योंकि पॉलीसाइलेक्सोन के बने कॉलम्स होते हैं वो क्या होता है इंटरनल मटेरियल उसका ब्लीड करने लगता है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं शुरू में जब हम कॉलम लगाएं उसी समय उसको कंडीशनिंग कर लें आधे घंटे के लिए उसका मैक्सिमम टेम्परेचर पर। उसके बाद आप सैंपल करते जाइए, वॉशिंग और सॉल्वेंट करके देते जाइए। ये इसका पार्ट ये भी है क्या मशीन का? हाँ ये मशीन का पार्ट है। मैं अभी GC पे ही आ गया क्रोमेटोग्राफी पे। देखिए हमारा जो है इसमें 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है तो इसमें जैसे हमारे 3 डिटेक्टर लगे हैं, एक MPD है, ठीक है, NPD है, FID है, ECD है। ओके, ये MPD फ्रंट पे है, बैक पे FID है और यहाँ पे ऑक्सिलरी पोजीशन पर ECD है। 3 डिटेक्शन हैं। यहाँ पे जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड का हम ECD पे करते हैं और हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड का स्टैंडर्डाइजेशन जो है NPD डिटेक्टर पे किया हुआ जो कि ये है, ठीक है। और FID का यूज भी हम 2 चीज़ों के लिए करते हैं। FID का यूज हम करते हैं HS के लिए और उसके कॉलम जैसे GS टेक के हो गए, GS BP के जो कॉलम्स आते हैं उनका क्या बोले तो सर जी HS बोले तो हेड स्पेस यहाँ पे डाल्टन थ्रू फॉलो होता है। जैसे अभी हाँ एक चीज़ मैं बोल रहा था बीच में रुकी है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ वहाँ पे भी आपने देखा कि गैसियस फॉर्म में सैंपल एंटर किया, नेबुलाइजर जो काम कर रहा है
एक पार्ट हो गया जो न्यूट्रिएंट और मेटल्स के लिए नेबुलाइजर जो कर रहा है उसका हो गया। दूसरी तरफ जब हम आर्सेनिक और लेड के एनालिसिस कर रहे हैं तो वो काम हम किससे करा रहे हैं, NaBH4 और 5% HNO3 से, ठीक है। तीसरी चीज़ जब हम HS की बात करते हैं, यहाँ पे डाल्टन लॉ के थ्रू ऐसा प्रेशर जनरेट होता है, उसके बाद ये पिंच करके वो गैसियस फॉर्म में ही सैंपल जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर का ये कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे भी क्या है, क्योंकि ये हमारा जो कॉलम है ये कैपिलरी कॉलम है, इसमें भी गैसियस फॉर्म में कौन सा कॉलम कहाँ है? यहाँ है, अच्छा बॉक्स में, जो इसमें अभी लगा था उसको कैपिलरी कॉलम बोलते पाइप हैं। होती है, वो जो पतला पाइप है, पतली थिन पतली 0.2 पाइप माइक्रोन का, उसमें लिया जैसे ये स्पेसिफिसिटी है इसकी, लेंथ 30 मीटर, डायमीटर 0.2 जैसे सर वहाँ और पे फिर थिकनेस 0.25 स्टील का कॉलम होता था, यहाँ पे वो गॉड कॉलम, मतलब जो ऐसे कॉपर कॉलम, वो गॉड कॉलम है। हाँ ना, इसके अंदर भी होलो है। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हॉलो है, उसी में चीजें रन कर रही है। और उसके अंदर का जो ऊपर तो कॉपर है, हाँ नीचे जो है पॉलीसाइलिक्सोन का मटेरियल है, जैसे वहाँ पे रेजिन एग्रोज और सारी चीजें थी, हाँ हाँ, अच्छा ये ठीक है। इसमें देखिए ये अभी हम इसको वो बड़ा करके इसमें उससे दिखाएंगे तो आपको दिखेगा, वो इसमें लेंस पूरा- में देखना पड़ेगा ना। हम देखे कि गिरा हुआ है तो हम अब यहाँ पे ऐसे आप करेंगे, आपको दिख रहा है पूरा, दिखा ये देखिए, ये देखो, एक एक लोग देखोगे तो दिखेगा। हाँ है दिखा ना, है 0.25 माइक्रोन का है ये साइज, ऐसा नहीं दिख रहा था, ऑनलाइन वालों को भी दिखा देंगे। 0.25 माइक्रोन का है, यहाँ पे दिखाई ठीक है। कर देता हूँ। नहीं यार देखो नहीं। ये देखिए ये ठीक है। कैमरे पे थोड़ा दिखा जी 0.25 माइक्रोन थिकनेस है इसकी, ठीक है। अब इसका क्या प्रिंसिपल है, अब यहाँ पे जो आपका सैंपल लाइनर ने गैसेस फार्म में कन्वर्ट कर दिया, साथ में गैसेस आई, जैसे NPD के लिए आपका तीनों गैसों का यूज है, नाइट्रोजन का भी यूज है और आपका हाइड्रोजन का भी यूज है और जीरो एयर का भी यूज है, तीनों गैसेस का यूज है। उसका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमको जिस टाइप के, अब इसके लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप ऑफ कंपाउंड के एनालिसिस के लिए हम NPD करते हैं, इसमें ऑर्गेनोक्लोरीन के लिए हम EC करते हैं। और जो ऑयल कंटेंट डिफरेंट टाइम के लीफ इंटरवल में, जैसे 10 दिन 15 दिन 25 दिन 30 दिन की लीफ जो होती जा रही है, उसमें केमिकल कांस्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट उसके जैसे जेरेनियम का हो गया या फिर और अलग जो ऑयल कंटेनिंग क्रॉप हो गए, उसकी थोड़ी सी लीफ को तोड़ के अगर हम इसमें रख के कर लें तो हमको पता चल जाएगा अब इतने टाइम पे ऑयल के कंटेंट किस समय पे ज़्यादा हो रहे हैं और उसके बाद कब डिक्रीज होने लग रहे हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं इसका। और फिर सॉल्वेंट रेसिड्यू, दो क्लास होते हैं, एक उसकी टॉक्सिसिटी के बेसिस पे क्लास सॉल्वेंट रेसिड्यू क्लास फर्स्ट या सेकंड, क्योंकि आज केमिकल के टाइम पे जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बिना सॉल्वेंट के कोई चीज़ नहीं हो रही है। फिर उसके फाइनल प्रोडक्ट में सॉल्वेंट की क्या कॉन्सेंट्रेशन रह जा रही है, उसके डिटेक्शन के लिए हम सॉल्वेंट रेसिड्यू GSBP कॉलम्स हमारे पास हैं, उसमें हम करते हैं। अच्छा इसमें जो पेस्टिसाइड है ना, ऑर्गेनोकोलिन है, अपना ऑर्गेनोफॉस्फोरस, पाइरीथ्राइड कंपाउंड भी यूज हो रहा है, उसका भी अलग है। बिल्कुल, पाइरीथ्राइड के लिए भी हमने अलग सिस्टम बना रखा, मतलब वो हम अलग अलग मेथड हमने ऑप्टिमाइज पेपर का ऑप्टिमाइज कर लिया। हमने इस पर 56 पेस्टिसाइड किए हैं, मतलब एबव 60। NaBL के लिए 56 हमारे हैं, उसमें हमारा सबका जो मेथड वैलिडेशन की जो भी चीज़ें होती हैं, LOD, LOQ, प्रेसिजन, एक्यूरेसी और मेथड वैलिडेशन के लिए सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं। सबका सिंगल भी और ग्रुप में भी, जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड इसमें 18 आ गए, सबका उसका बिलो 1 ppm हमने 5 कंसंट्रेशन लेवल लिया, उसको चलाया, उसके बाद लीनियरिटी उसकी 1 के जितने करीब हो या 1 हो तो बेस्ट है, या 0.99 हो तब भी अच्छा है, वो हमने करके देखा। फिर लिमिट ऑफ डिटेक्शन देखा, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन देखा, लीनियरिटी, प्रेसिजन, एक्यूरेसी सब कुछ निकाल के NaBL सर्टिफाइड लैब है पेस्टिसाइड के लिए हमारा और मेटल के लिए। ओके, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ये बस दो चीज़ों पे काम करेगा, पहला तो टेम्परेचर, दूसरा वोलेटिलिटी। जितने चीज़ वोलेटाइल होगी और एक टेम्परेचर के बेसिस पे इसका, क्योंकि डिफरेंट, हाँ टेम्परेचर हाई हम 400 तक देते हैं, अलग अलग कॉलम कंडीशन, जैसे हमने बात किया ना, डिफरेंट जो कॉलम्स हैं उसका अलग अलग कंडीशन है। और उसकी बेसिस पे अब कोई कॉलम है, जैसे पॉलीसाइलिकॉन के बने कॉलम्स हैं, उनका किसी का DD5 है, 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिमिट है, इसके एक्सीड करेंगे तो कॉलम ब्लीड करने लगेगा, तो इससे ज़्यादा अपन को जाना ही नहीं है, उस पर ही करना। उसके रिगार्डिंग आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जैसे सॉल्वेंट का, जैसे एक्सट्रैक्शन के लिए हम सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं, तो अपन को लिटरेचर से ये पता चला कि एसीटोनाइट्राइल में 265 पेस्टिसाइड हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमने बेसिक एक्सट्रैक्शन पेस्टिसाइड के लिए हम एसीटोनाइट्राइल में ही कर लेते हैं। और इसके लिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ कॉलम के लिए, मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड के लिए, जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन हो गया, ऑर्गेनोफॉस्फेट हो गया, सिंथेटिक पाइरीथ्राइड हो गया, कार्बामेट्स हो गए,
क्योंकि सबका यूज है ना, किसी का सीड का प्रिजर्वेशन में यूज है, किसी का इंसेक्टिसाइड किल करने के लिए, किसी का वेडिसाइड के लिए, सबका यूज एग्रीकल्चर में हो रहा है, तो हमको सबको देखना पड़ेगा। लेकिन आजकल जो आ रहा है ना नेचुरल पेस्टिसाइड आ रहा है, जैसे आप लोग को प्लांट डिराइव्ड पेस्टिसाइड। हाँ, प्लांट से, जैसे मैडम को काम है जो अभी आपको आईसी का डिस्क्रिप्शन दे रही थी, इनका भी एलोपैथिक केमिकल्स होते हैं आपके मेडिसिन प्लांट के, उससे एक्सीड करके एज अ पेस्टिसाइड रिपेलेंट या फिर वेडिसाइड, उस पे इनका काम है, ये मैडम कर रही है। बायो पेस्टिसाइड का, हाँ, बायो पेस्टिसाइड पे हमारा केमिकल पेस्टिसाइड पे काम है, इनका बायो पेस्टिसाइड्स पे है। नेचुरल पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, हमारा केमिकल पेस्टिसाइड। ठीक। अब जीसी के रिगार्डिंग अगर आपको और कुछ पूछना है, कॉलम कंडीशन कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है, क्या क्या कर सकते हैं, जीसी का, आईसीपी का, आईसी का, एचपीएलसी का, सर या डबल एस का। आईसीपी में जो आपने बताया कि लेड और आर्सेनिक के लिए कुछ कंडीशन अलग करते हैं और बाकी सारे मेटल्स के लिए अलग करते हैं, हाँ, तो ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम ऐसे डायरेक्ट एनालिसिस करेंगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि वो दोनों फॉर्म में होगा ना, एक ही सैंपल होगा। जैसे इनॉर्मल कंडीशन की बात करें कि जैसे अगर हम पहले ऐसे आर्सेनिक की बात करते हैं, जो 5 के केस में होता है, तो जो फिफ्थ बैलेंसी वाला होता है उसका नॉर्मली यूजुअल ज़्यादा वही मिलता है हमारे, तो उसके लिए हम उसको रिड्यूस करा के थर्ड में दोनों को, इसके केआई और अस्कॉर्बिक एसिड का यूज करके पहले डाइजेशन हम एज यूजुअल सेम करेंगे, मेथड हमारा वही होगा। डाइजेस्ट हम जैसे और मेटल और जो हैवी मेटल का कर रहे हैं ऐसे ही डाइजेस्ट करेंगे, लेकिन उसकी सैंपल एनालिसिस के प्रोसीजर में। अच्छा, लेड के बारे में, लेड के बारे में, लेड तो +2 कंडीशन में रहता है, तो उसका सैंपलिंग क्यों अलग से करते हैं? सॉरी, एचजी और इसका आर्सेनिक का, एचजी का आर्सेनिक का करते हैं। इसमें जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी में, तो जैसे उसमें हम लोग मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, तो इसमें आपका गैस है ना, तो मोबाइल पे क्या मोबाइल फेज मानी जाएगी? गैस, हाँ, गैस या मोबाइल फेज है। गैस ही है। हाँ, बिल्कुल सही, हाँ, सही क्वेश्चन था। सैंपल आप यहाँ से 141 तक किसी में भी रख देंगे, जो आप अभी मतलब थोड़ा सा चल नहीं रहा है, तो आपको चला के भी दिखा देते हैं इसको, तो कहीं से भी रखेंगे, जो आप कमांड देंगे ऑटो सैंपलर है वहां से उठाएगा, यहाँ रख देगा, यहाँ से सिरिंज आएगी, पुश करेगी, सैंपल लेगी, जहाँ इंजेक्ट करेगी, लाइनर है उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, कॉलम में रन करेगा, तो डिटेक्टर हो जाएगा। ये वो लोडिंग कहाँ है? लोडिंग यहाँ पे होता है, यहाँ पे वायर लगते हैं, लोडिंग इस पोजीशन में करता है, यहाँ जब नीचे इसके सेप्टा लगा है, सेप्टा के पास लाइनर है, वो उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, देन वो सैंपल इंसर्ट हो रहा है कॉलम में, कॉलम में इंसर्ट होगा। उसके बाद टाइम जैसे अलग अलग जो उसका टेम्परेचर लिमिट्स होगी, जैसा सपोज कीजिए किसी का वोल्टाइल जो है 180 पे जा रहा है, कोई 200 पे है, कोई 175 पे है, कोई 150 पे है, तो जैसे जैसे क्योंकि हम एकाएक ऐसे नहीं 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, क्योंकि जो कॉलम है ओवन का कंडीशनिंग हम बनाते हैं 60 डिग्री से स्टार्ट किया, हमने 50 तक ले गए, सॉरी 100 तक ले गए, 120 ले गए या 150 हमने होल टाइम दिया। जैसे हमको ये पता है स्टार्ट ग्रुप के पेस्टिसाइड है लगभग इनकी रेंज जो है 140 से 180 के बीच में है, तो 140 से 120 तक हमने 8 मिनट का होल टाइम दे दिया, उसी टेम्परेचर पर 8 मिनट तक रुका रहेगा, जो भी रहेंगे उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग वो अरेंज होते चले जाएंगे। कभी कभी ये होता है कि एक केस ऐसी होती है जैसे दो सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट की चीजें हैं, सिमिलर लगभग 2 या 3 का फर्क है, 4 का फर्क है, 5 का फर्क है, तो उसमें जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो पहले आ जाएगा। नहीं, इसमें जो सैंपल जब रन करते हैं, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल है एक ग्रुप वाइज करते हैं, जैसे ऑर्गेनोकोलिन का। बिल्कुल, आप जैसे हम स्टैंडर्ड का करते हैं, एक ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, सिंगल करेंगे। अगर एक सिंगल का करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट बनानी पड़ेगी मेथड। जैसे सिंगल करेंगे सपोज वो डिटेक्शन 18 मिनट में हो जाएगा, तो हम 20-22 मिनट का मेथड बनाएंगे, उससे ज्यादा हम क्यों गैस और चीजों को वेस्ट करें। अगर ये ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड है, सपोज ये ऑर्गेनोकोलिन ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड, इसमें हमारे 18 से 20 सैंपल है जो मिक्स स्टैंडर्ड है 1 ppm और समथिंग ppm का, तो हम जैसे 1 ppm के नीचे चीजों को लेकर चलते हैं, वेस्ट होता है अननेसेसरी कॉलम में डिपॉजिट करने क्या ही मतलब है। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हमने उसको 1 रन दे दिया, हमने 1 रन दिया, लेकिन हम मेथड बनाएंगे, उसमें देखेंगे जो हमारे 18 हैं उनका बॉइलिंग उनका वोलेटिलिटी कितनी है, वो 120 से शुरू होकर 200 तक जा रहे हैं, 310 तक जा रहे हैं, तो हमको उस अनुसार मेथड बनाना पड़ेगा। और जहां तक जा रहे हैं जिस टेम्परेचर, जैसे जब हम ओवन में टेम्परेचर का सेटअप करते हैं, ओवन का बनाते हैं, उसी अनुसार वो ऑटोमेटिक टाइमिंग लेता है या होल्ड करेंगे। तो जब हम ओसीपी का करते हैं तो वो हमारा 55 मिनट्स तक जाता है। क्या सपोज कीजिए 45 मिनट तक कोई चीज आ रही है, तो आपको 5 से 7 मिनट तो एक्स्ट्रा चलाना ही रहता है, ताकि और चीजें जो उसमें हैं वो निकल जाए। ठीक है सर, इसको ओपन, हाँ ओपन तो हमने किया था, सर ये है ओपन हो गया। ये जो है अभी इसमें DV5 कॉलम लगा हुआ है, ये MP डिटेक्टर है, FID है और ACD है।
एमपी डिटेक्टर? एनपीडी नाइट्रोजन फास्फोरस कंटेनिंग डिटेक्टर होता है, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड का डिटेक्शन होता है, ठीक है। ईसीडी है, ईसीडी में आप ऑर्गेनोक्लोरीन से लेके डिफरेंट ग्रुप का कर सकते हैं। बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। हाँ, ये ठीक है। काफी बड़ा होगा। नहीं, ये इतने बड़े हैं। इधर अंदर में इनकी सेटिंग है, ये इसका इनलेट वाला पोर्शन है। जैसे ये सैंपल इनलेट हुआ, 2 सैंपल इनलेट है। एक तो लिक्विड फॉर्म में जो हमने इंजेक्ट किया वाल्स में एक्सट्रैक्ट करके किसी सॉल्वेंट से, वो यहाँ पे आया और उसने सेप्टा को पंच किया और लाइनर से एंटर किया, ठीक है। तो लाइनर ने क्या किया, उसको गैसेस फॉर्म कन्वर्ट कर दिया, वो भी ऐसे आ रहा है। और जब हम इसी जगह पे दूसरा कॉलम लगा के ये एफआईडी डिटेक्टर पे काम कर रहे होते हैं, एफआईडी पीछे, ठीक है, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। यहाँ पे 2 गैसों का यूज होता है मेनली फ्लेम के इग्निशन के लिए। यहाँ पे ये देखिए, अभी तो खुला खुला है, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइएगा, ठीक है। ये आपका एमपीडी डिटेक्टर है, नाइट्रोजन फास्फोरस कंटेंट डिटेक्टर, और ये आपका एफआईडी डिटेक्टर है, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। यहाँ पे फ्लेम बर्न होती है, ठीक है। वो हमारा लगभग 1:6 का रेशियो होता है। अच्छा। 0 एयर और हाइड्रोजन का, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन 0 एयर 1 दे रहे हैं तो हाइड्रोजन को 6, सॉरी ये उल्टा हो, जो हमारा हाइड्रोजन और जीसीबी सिखा रहे हो? हाँ मैम ICP के बाद जीसी, हो गया है। जो 0 एयर और हाइड्रोजन का है तो 0 एयर 6 होगा, हाइड्रोजन 1 होगा। तो हाइड्रोजन को जो है अगर हम 1 ले रहे हैं 0 एयर 6 लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 40 इसका ले रहे हैं तो 240 उसका लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन अगर 40 ले रहे हैं, गैस का ना? हाँ, अगर हाइड्रोजन 40 ले रहे हैं तो 0 एयर जो है 240 लेना पड़ेगा, ठीक है। 6 टाइम ग्रेटर लेते हैं तो वो फ्लेम आसानी से बंद हो जाता है। वो हमारा ऑप्टिमाइज हमने काफ़ी बार ट्राई किया। तो जैसे ये होता है कि हम 80 ले लिए और 400 ले लिए, तो उस पर जैसा ऐसा करेंगे काफ़ी टाइम लगता है। कभी कभी ये बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव डिटेक्टर है, थोड़ा सा ही मॉइस्चर जैसे ईसीडी हो गया, ये हो गया तो फ्लेम बंद करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमारे जो ऑप्टिमाइज प्रोटोकॉल हम इस तरीके से करते हैं तो हमारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। फिर हम उसका यूज करके और जैसे डिफरेंट अब वहाँ से अब उसका सैंपल इंजेक्शन लूप जो है वो इधर से आया और ये पीछे का है। अच्छा, वहाँ भी वो गैसियस फॉर्म में ही डायरेक्ट आ रहा है और सैंपल एंटर हो जा रहा है। यहाँ डायरेक्ट फ्लो के थ्रू प्रेशर जनरेट हो, प्रेशर और उसके बेसिस पे यहाँ पे पिंच करके गैसियस फॉर्म में सैंपल ऊपर तरफ आ गए और उस सैंपल को ले आके सीधे कॉलम में इंसर्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ 2 साइड से सैंपल इंजेक्ट हो रहा है क्या? बिल्कुल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मैडम ने डिजाइन करके अपने आप से बनवाया है। तो माने ये स्पेशल आप नॉर्मल हर जगह देखेंगे आपको 1 से 2 डिटेक्टर का मिलेगा मैक्सिमम। यहाँ पे आपको 3 चीजें मिल रही हैं। पहले डिटेक्टर भी 3 हैं, एनपीडी, एफआईडी, ईसीडी। उसके बाद भी सैंपल इंजेक्शन पोर्ट भी 2 हैं। हाँ। एक तो लिक्विड इंजेक्टर के लिए है और एक गैसियस इंजेक्टर के लिए। इधर आप ऑर्गेनोफॉस्फोरस ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड, ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड या डिफरेंट चीज़ों के लिए करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है जो ऑयल कंटेनिंग क्रॉप है उसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, उसका और जो आपका सॉल्वेंट रेजिड्यू जो सॉल्वेंट उसके भी डिटेक्शन के लिए एफआईडी हमने सब कुछ ऑप्टिमाइज कर रखा है, ठीक है। अच्छा, एक जो है जो सैंपल आपने बताया ना, जो हाँ। एक सैंपल रन किया, इसका ऑर्गेनोक्लोरीन का ग्रुप आपको बता दिया, हाँ, हाँ, ठीक है जी। तो ऐसे भी होता है क्या, जैसे कोई सैंपल रन कर दिया तो पूरा पैनल ऑर्गेनोक्लोरीन ऑर्गेनोफॉस्फेट सबका ग्रुप दे दिया, ऐसे तो नहीं है? उसके लिए आपको पहले मेथड को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। हाँ। या तो एमएस में तो लाइब्रेरी कर लेते हैं, हाँ। हिट करके आरआई के बेसिस पे चीजें आ सकती हैं। हाँ। और उसमें आरआई की दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो हिट किया, उतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे सारी चीजें आ गई भैया। अच्छा। इस पे इसका आरआई इतना है तो ये चीजें हो सकती हैं। अब आप सोचो कि आपने क्या किया है, आप डिटेक्ट कर लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप मिक्सर जो कंपाउंड का एक साथ में चलाएंगे, मिक्सर ग्रुप का एक साथ में चलाएंगे, उसके लिए मेथड आप ऑप्टिमाइज कर लेंगे। किसी एक सैंपल में सपोज कीजिए वो सारी चीजें हैं, किसी ऐसे एरिया से आपने सॉइल सैंपल कलेक्ट करके लाए हैं जहाँ पे 15 to 20 पेस्टिसाइड प्रेजेंट हैं जो ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप के साइड ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप के हैं, वो 20 साल पहले यूज हुए थे, बैन होने से पहले 25 साल पहले। तो वो अगर उसमें हैं डिग्रेड होकर तभी भी कुछ अमाउंट बचा हुआ, उस किसान ने गलती से ज्यादा डाल दिया था एक बार, तो वो चीजें आपके सैंपल में सब मिलेंगी एक ही एनालिसिस में। सिंगल भी कर सकते हैं, जैसे कार्बामेट का हमने 3 के लिए किया है, आर्गेनोक्लोरीन का हमने 28 का किया है, 18 का भी किया है, आर्गेनोफॉस्फेट का हमने 10 का किया है, 12 किया है, 14 किया है। अलग है, हमको जो पता है कि किसी ने दिया सैंपल कि भैया हमको आर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप ऑफ एनालिसिस या कार्बामेट या पाइरीथ्राइड, सेंसरिक पाइरीथ्राइड, आर्गेनोक्लोरीन इसकी एनालिसिस करनी है तो उस तरीके से हमने मेथड चीजें बना रखी हैं, ऑप्टिमाइज कर रखी हैं। उसी पे हम उसी पे चला के हम डायरेक्ट उसको करके दे देते हैं।
इसमें रिवर्स फेस वगैरह का भी नहीं, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कुछ नहीं। यहाँ बस यही है कि गैस- दो चीजें हैं, गैस- टेम्परेचर और वोल्टेज और यूज होगा गैस का। देखिए एनपीडी के लिए तीनों गैसेज यूज होंगी और एफआईडी के लिए 2 गैस यूज होंगी, बेसिकली सिर्फ जीरो एयर और हाइड्रोजन। लेट भैया लंच ले आए क्या? न्यूट्रिएंट का देखना है कि कितने न्यूट्रिएंट है, क्या है डिफरेंट टाइप। जैसे आप सब सोचिए कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट आप लगा लीजिए, जैसे हम लोग के यहाँ जैसे क्या कि कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि आपने डिफरेंट डोज दे दिए न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइजर के, या फिर वर्मी कंपोस्ट दे दिया, साथ में आपका फार्म यार्ड मैन्योर दे दिया, या हमारे यहाँ जो बायोचार है डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के, या फिर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर है जैसे आपका डीएपी, यूरिया है, आपका पोटास है, अलग अलग डोज पे आपने फील्ड में अप्लाई कर दिया। फिर आप ये देखना चाह रहे हैं, जैसे हम अपनी फील्ड अपने यहाँ स्मैप की बात करें, मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट की रेफरेंस में बात करें, तो हम ऑयल कंटेंट फसल के लिए बोल रहे हैं। जैसे जो यहाँ क्रॉप ऑयल कंटेंट है, जैसे हमारा पामारोजा हो गया, जेरेनियम हो गया, मेंथा हो गया, ठीक है, खस हो गया, इसके रिगार्डिंग अगर डिफरेंट टाइम इंटरवल पे कोई न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। अच्छा। या फिर जैसे हम ऑयल के लिए जेरेनियम की बात करें तो हमने ये ऑप्टिमाइज किया कि अलग अलग डोज लेवल पे या अलग अलग कॉम्बिनेशन वगैरह हम दें, क्योंकि बेसिक वैल्यू क्या होती है उसकी सिवाय जैसे अलग अलग, जैसे आपका बात करें कि अब से आप लोगों ने कार्बेक सर के यहाँ किया तो उसमें एंडोग्राफलाइन, नियोनोग्राफिल 14 डीऑक्सी एंडोग्राफलाइन जितना ज़्यादा कंटेंट होगा रिपोर्टेड से 3.2% तक फ्रेश वेट के रिगार्डिंग, ठीक है, वो जितना ज़्यादा होगा आपकी मेडिसिन प्लांट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसी से उसी के फर्दर एक्सट्रैक्शन करके उसी के प्रोडक्ट ज़्यादा बना, हाँ उसी से प्रोडक्ट सारे बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लिया, फिर आपको चेक किया कंटेमिनेशन, जैसे अभी भाई ने बोला कि बंगाल में आर्सेनिक की पॉइजनिंग है, वहाँ राइस में आ जा रहा है, तो वहाँ पे या तो नेचुरल डिजास्टर के थ्रू होगा, तो मतलब या नेचुरली आ गया, या तो कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जैसे वोल्केनो हो गया, कुछ ऐसा हो गया अपना आर्सेनिकल, जैसे पहले क्या होता था आर्सेनिक कंटेनिंग ग्रुप के पेस्टिसाइड्स यूज होते थे, जिसकी वजह से भी अच्छा। जो है आर्सेनिक आता था। अगर पेस्टिसाइड आर्सेनिकल ग्रुप के लोगे तो फिर धीरे धीरे जब डिग्रेड होगा तो आर्सेनिक आएगा ही आएगा। तो प्लांट में एक्यूमुलेशन को आप नहीं रोक सकते हैं, वो तो होगा ही होगा। जो प्लांट अपने ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करने के लिए वो एक्यूमुलेट करेगा, न्यूट्रिएंट को लेगा सॉइल के थ्रू, ठीक है, और उसके डिफरेंट मैकेनिज्म ट्रांसपोर्टर होंगे अलग अलग के लिए, बाउंड करने के लिए या फिर एक्यूमुलेट करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म होंगी, सबके लिए अलग अलग होगा। एनिमल में भी आएगा वो तो ग्रो कराया और उसमें आपका जैसे मेडिसिनल प्रोडक्ट हमने लिया, ठीक है, यहाँ हमने पेस्टिसाइड और हैवी मेटल को डोज दिया, अब वो हमारा जो है प्लांट में अपटेक हो गया, उस प्लांट से आप किसी क्योर ड्रग का फॉर्मेशन करोगे या कोई एक्सट्रैक्ट बनाओगे, कोई ड्रग रिलीज करोगे, अगर उसमें वो चीज़ है तो आप उसको कैसे निकालोगे? डिपेंड करेगा, अगर हाई कंसंट्रेशन लेवल पे आपने डाल दिया है, ठीक है, तो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, कम में है तो हो सकता है कोई आप साथ में बायोचार कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो साथ में बाउंड कर ले रहा है। जैसे हम लोग बायोचार पे जो काम कर रहे हैं वो क्या करता है, उसके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो अपने फंक्शनल ग्रुप के साथ चीज़ों को अटैच कर लेता है, एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है, प्लांट अपटेक में एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, तो वो एक अलग थ्योरी होगी। इसमें क्या है आपका, जैसे अब मेटल डिटेक्शन की बात आती है, सबसे पहले आप इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपका सॉयल हुआ, प्लांट का रूट, शूट, लीफ, कुछ पोर्शन में रूटी पोर्शन का यूज किया जाता है, कुछ का स्टेम का और कुछ का लीफ का, अलग अलग चीज़ें हैं जो एडिबल पोर्शन होता है। जैसे एग्रीकल्चर फूड क्रॉप की बात करें तो ग्रेन लेवल पर अगर कोई चीज़ कंटेमिनेशन आ रहा है तो उसको अगर चेक करना है, आपने आर्सेनिकल ग्रुप के पेस्टिसाइड अब तो बैन हो गए हैं, जैसा पेस्टिसाइड की केस में, जैसे वहाँ पे क्या है कि पहले ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड ग्रुप के होते थे जिनका हाफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा होती थी, तो क्या होता बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है वो जो है सॉइल में परसिस्ट रहते थे, उनकी हाफ लाइफ ज़्यादा थी और जल्दी डिग्रेड नहीं होते थे। तो 40 साल पहले भी जो चीज़ें यूज हुई थी आज भी, जैसे SCH हो गया, ये हो क्लोरिन, ये हो गया 2,4-D हो गया, DDT हो, आज भी सॉइल में मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उनका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा था, वो डिग्रेड ही नहीं हुए। अभी भी सॉइल आप ले रहे हैं तो उसमें डिटेक्शन, अब हम एक्सट्रैक्ट कर क्वेचर से डिफरेंट मेथड से एक्सट्रैक्ट कर देख रहे हैं, GC पे चला रहे हैं तो हमको डिटेक्शन मिल रहा है, तो वो चीज़ हमारे इसलिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। फिर आया ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड जिसकी हाफ लाइफ जो है कम है, उससे बहुत कम है, कि मतलब किसी का 1 से 2 साल है, किसी का 8-9 महीने है, किसी का 12 महीने है, तो डिपेंड करेगा अलग अलग किस पोजीशन में किस कंडीशन में आप यूज करें, उससे भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ जाता है सॉइल प्रॉपर्टी की बेसिस पे डिग्रेडेशन के लिए, या माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या है, तो वो तो अलग ही केस हो गया। यहाँ आप उनसे डिस्कस करेंगे अभी ICP के बारे में, ठीक है। ICP क्या है, अब यहाँ पे हमको सैंपल डाइजेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज करना होगा, जैसे सॉइल के लिए अलग मेथड होगा, प्लांट रूट, शूट और लीफ के लिए अलग होगा। सॉइल केस में हम 100 mg सॉइल लेके HNO3 और HCl का 3:2 रेशियो में हम जो है जैसे 5 ml में 3 ml और 2 ml डाल के रख दिया ओवरनाइट 12 आवर के लिए, ठीक है। क्या हुआ, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और फिर उसको हम
डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करेंगे, चाहे वो माइक्रोवेव डाइजेस्टर्स कर लीजिए आप, चाहे हॉट प्लेट पर रख के कर लीजिए, टाइमिंग और कंडीशन अलग होगी। लेकिन क्या होगा, वो चीज़ आयनिक फॉर्म में, वो एक्साइटेशन स्टेज में, वहाँ यहाँ क्या होगा, ब्रांड ब्रेक होगा, चीज़ें आयनिक फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो यहाँ जब आएगा तो सबसे पहले अब ये इसका अभी हमारा सेट जो लगा होगा, मैं खोल कर आपको दिखाता हूँ, ये न्यूट्रिएंट सेट लगा होगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट सेट में जैसे आपने डाइजेस्ट करके आप जो ले आए सैंपल को, ठीक है, सैंपल डाइजेशन पर सैंपल लाए, आप उसको किसी एक ऑनबाउंड, जैसे आपने 25 ml में उसको आपने मेकअप कर लिया या 30 ml मेकअप कर लिया, वो तो बाद में डाइजेशन फैक्टर से आपका निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट एसिड तो चला नहीं सकते हो, उसको जैसे डाइजेस्ट करके ले आओगे, उसके बाद उसको वाटर के साथ, क्योंकि ब्रांड ब्रेक जो होंगे वो आयन फॉर्म में आ चुके हैं, तो उसमें वाटर डाल के आपने एक वैल्यूम बना लिया, ताकि यहाँ चलने के लिए ट्यूब वगैरह प्लास्टिक की है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर इसलिए उसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं। ठीक है, जो डाइल्यूशन करेंगे उस अनुसार डाइल्यूशन फैक्टर लगा लेंगे, दो चीज़ कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब यहाँ पे करने के लिए देखिए, इसके केस में क्या होता है, यहाँ जो चीज़ें हैं, ठीक, ये इसका साइक्लोनिक चैम्बर है, सबसे नीचे का पोर्शन। हाँ। ठीक है, आपने सैंपल डाइजेस्ट कर लिया, सैंपल आपका तैयार है, रेडी है चलने के लिए, तो आपने सेटअप बना लिया। इसके केस में क्या होता है, यहाँ पे दो गैसेस का यूज होता है, एक नाइट्रोजन, दूसरा आर्गन। ठीक है, अभी हम उसका यूज ही बताते हैं। ये क्या है, ये इसका आपका सैंपल लूप है, इधर से सैंपल डालने के लिए। ठीक है, ये इधर से सैंपल, पेरिस्टाल्टिक पंप ये भी है, 1 ml पर मिनट के रेट से हम देते हैं, यहाँ से सैंपल गया। ठीक है, ये सैंपल यहाँ पे पहुंचा साइक्लोनिक चैम्बर में, और यहीं पे ये साइक्लोनिक चैम्बर है। अच्छा, यहाँ क्या करेगा, काफ़ी स्पीड में स्पिन होगा, तो जो इसका, क्योंकि सैंपल के लिए हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए नहीं, क्योंकि हमने पहले से ही एसिड में डाइजेस्ट कर दिया है, तो आयनिक फॉर्म में आ गए हैं, बॉन्ड उसके ब्रेक हो गए हैं, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, फिर मिलेगा कैसे, यहाँ पे फिर आर्गन गैस नीचे से ही देखिए, यहाँ जो हमें नेबुलाइजर बोलते हैं, नेबुलाइजर का वर्क क्या होता है, वो चीज़ों को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, वेपर फॉर्म में वेपराइज कर देता है लिक्विड को। ठीक है, फिर साइक्लोनिक चैम्बर में चीज़ें आई, लिक्विड पोर्शन अगर थोड़ा बहुत चला भी गया तो हल्का वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में सैंपल यहाँ से एंट्री कर रहा है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, नेबुलाइजर में ही आर्गन गैस भी आ रही है। ठीक है, और वहीं पे जो है ये हमारा सैंपल भी पहुँच रहा है, तो वो और नेबुलाइजर चीज़ों को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, और यहाँ से जो अगर थोड़ा लिक्विड के ड्रॉपलेट रह गए वो चैम्बर के थ्रू नीचे हो जा रहे हैं, वो वॉश आउट होकर इधर से निकल जा रहे हैं, और हमारा सैंपल डिटेक्शन के लिए पहुँच गया इस पे। ये हमारा क्या है, ये आपका ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ये पोर्शन है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता ही रहा हूँ, और डिटेल में बता देता हूँ। मैनिपुलेशन इतना होता है कि वो सारी चीज़ों को इजीली, और उसका ये भी होता है, जो ये जो लगा है इस पे क्या होता है, लूपिंग भी होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 8000 से 10000 डिग्री। अच्छा। और 3 यहाँ पे जोन्स होती हैं, कॉन्सेंट्रिक जोन पे इसका डिटेक्शन होता है, 8000 से 10000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करना, इसीलिए नाइट्रोजन गैस का भी यूज उसका एज ए कूलिंग के लिए यूज होता है। डिटेक्शन, वो जो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल 15 वोल्ट होता है इसका आर्गन का, जिस पे मोस्ट ऑफ द जो न्यूट्रिएंट है, मेटल है, वो डिसोसिएट होने के बाद उसके लिए सूटेबल है। ऐसी गैस इसीलिए आर्गन का ही यूज होता है। लोग पूछते हैं आर्गन का ही यूज आप क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ भी यूज है इसका। और फिर देखिए इसके बाद इस तरह की चीज़ समझिए। अब ये सैंपल इधर से आया, ठीक है, आरएफ लोड कॉइल्स लगी हुई है यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ से सैंपल आपको पहुँचा गैसेस फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है, आरएफ लोड कॉइल्स हैं, और ये आपका ये लूप है जहाँ पे इधर से सैंपल जा रहा है। उसके बाद यहाँ 3 जोन्स बनी हुई हैं। ये आरएफ जो देखिए आरएफ वैल्यूज का लेवल 10,000 से ये 9,726 से डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 10,000 केल्विन होता है, तो इसका टेम्परेचर लगभग 9,726 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे 3 जोन में डिवाइड होता है ये पोर्शन। जब फ्लेम जलती है यहाँ पे वो 3 जोन होता है, क्योंकि यहाँ पे डिटेक्शन जो होता है वो हमारा इस बीच वाली जोन में होता है, क्योंकि वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है। वहाँ टेम्परेचर और चीज़ें इतना मेंटेन हो चुकी होती हैं, वहाँ पे जैसे आयनिक फॉर्म में सैंपल पहुँचता है वो डिटेक्ट कर लेता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इधर लगा हुआ है, उसको एक दिन पहले ही वार्म अप कर लेते हैं ताकि डिटेक्शन, और क्योंकि हम जब चलाएंगे ना तो गैस का जैसे आर्गन गैस का ज़्यादा यूज होता है इसमें। तो ऐसा ना हो कि हम जब कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिन भर हमारा चल ही जा रहा है, जब तक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वार्म अप होकर
रेडी नहीं होगा चलने के लिए तब तक हमारा जो है आपका गैस का वेस्ट ही जाएगा। तो पहले अगर स्पेक्ट्रोफोटो में 1-2 दिन आप वार्म अप कर लेंगे तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, जैसे 2 से 3 घंटे में रेडी हो जाएगा, फिर आपका सैंपल करने लगेगा। इसमें एक फ्लेम जनरेट होता होगा। हाँ, ये फ्लेम यही जनरेट होता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आर्गन गैस ही है, वो यहाँ पे फ्लेम जनरेट करती है। अच्छा, इसका प्रिंसिपल थोड़ा इसके साथ मिलता है क्या, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर? हाँ बिल्कुल, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं एटॉमिक इजर्शन स्पेक्ट्रोमीटर, इसका छोटा मतलब इससे पहले की चीज़ है। जब आईसीपी नहीं आई थी तो डबल एस था, डबल एस में सिंगल लैंप होते हैं, जैसे सबके लिए कॉमन है। उसमें क्या होता है, इस तरीके से होता है, पर्टिकुलर मेटल के लिए सबके लिए अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग कैथोड के लैंप बने होते हैं, ठीक है। क्यों ना मैंने हमारे एक मेथड, जैसे हमने IITBHU में 1.5 साल उसको चलाया, खूब चलाया है। अच्छा। उसके बाद यहाँ आया तो आईसीपी देखा है, ठीक है। ना राइट। हाँ, तो सिंगल मेटल का हम उस पर 3 कंसंट्रेशन लेवल पे बिलो 1 ppm उसको कैलकुलेट करते थे, फिर एक बार में एक ही मेटल के एनालिसिस होता, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन हो चाहिए थी। यहाँ पे क्या एक बार में आप 60 मेटल का एनालिसिस विदिन मिनट कर सकते हैं। अच्छा, तो और उसका क्या था वर्जन कि है वो जो है आपका ppm तक ही देता था, हाँ। ये आपका नैनो में भी देगा। हाँ, ये इतना कंसंट्रेशन लेवल अगर आपका है, ये तो पीपीबी लेवल तक ही आपका डिटेक्शन देगा। पर बिलियन। हाँ, ये पीपीबी लेवल तक आपका डिटेक्शन देगा, वो पीपीएम तक ही उसका था। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन डबल एस से इससे हायर वर्जन है। बहुत हायर वर्जन है, वहाँ पे आप एक बार में एक चीज़ यूज़ कर रहे हो, काफ़ी सारे वेस्टेज है टाइम का और रिसोर्सेज का। यहाँ एक बार में आप एक ही सैंपल के अप्रॉक्स 59 मेटल आप एक ही बार में एनालिसिस कर ले रहे हो। उसमें देखा डाइजेशन में बहुत टाइम डाइजेशन करता था, हमारा डिवीजन में नहीं, अब तो देखिए डाइजेशन का यहाँ भी करते हैं, जब तक वो प्रॉपर डिस्कलर होके व्हाइट फ्यूम्स नहीं निकलने लगती है एसिड से, तब तक हार्ड प्लेयर की बात आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सर के यहाँ